नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड चल रहा है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर जो न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स क्या क्या है वो डिस्कस किए थे। क्या होता है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट? बेसिकली एक होता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। उसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर मिलिट्री अटैक करते हैं जिससे एक कंट्री का कोर वैल्यूज के ऊपर इंपैक्ट होते हैं, जैसे कि सॉवरनिटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है कि नहीं? पर ये ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट को छोड़ के और भी अलग अलग थ्रेट है दोस्तों एक कंट्री के ऊपर, इसे आप नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स क्या क्या है। उसमें हमने दो ऑलरेडी डिस्कस किए, वन इज टेररिज्म, दूसरा ह्यूमन राइट वायलेशन, है कि नहीं? तो अगला है ग्लोबल पॉवर्टी। देखिए, ग्लोबल पॉवर्टी अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है जो आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज फेस करते हैं। मेनली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उधर ये पॉवर्टी वाला इश्यू आपको देखने को मिलेगा। पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है दोस्तों? मेन रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से अगर जॉब्स जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास इनकम नहीं रहेगा अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर डेली खाना खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है, सबको कहां से जॉब मिलेगा? ग्लोबल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो आज के हिसाब से ग्लोबल पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस हो चुका है दोस्तों। वैसे किताब में 760 करोड़ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। एज ऑफ जनवरी 2023 ग्लोबल पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और एस्टिमेट्स ये कह रहा है दोस्तों 21st सेंचुरी का मिडिल तक, मतलब 2050-60 तक ग्लोबल पॉपुलेशन 1000 करोड़ तक होगा। पर देखिए दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना, वो पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं हो रहा है। कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, वेरास कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब उनका पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा है, वेरास कुछ कंट्रीज का पॉपुलेशन भयंकर तरीके से इंक्रीज हो रहा है। करेंटली देखा जाएगा तो हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स इन जस्ट 6 कंट्रीज, मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आज के हिसाब से जो हो रहा है ना, वो केवल 6 कंट्रीज में हो रहा है। कौन कौन सा है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। इसमें नाइजीरिया को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज एशियन कंट्रीज है, ये बात आपको पता है। दुनिया के जो पूरेस्ट कंट्रीज है ना, उनका पॉपुलेशन अगले 50 सालों में ट्रिपल होने वाला है, मतलब 3 गुना ज्यादा होने वाला है। वेरास जो रिच कंट्रीज है, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। अब इससे क्या होगा? हाई per capita income and low population growth make rich states or rich social groups get richer। देखिए, per capita income का मतलब क्या होता है? per capita income मतलब एक कंट्री का एक सिटीजन ऑन एन एवरेज एक साल में कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? यह है per capita income जो है। वैसे पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं। तो रिच कंट्रीज में आपको पता ही है दोस्तों, ऑलरेडी हाई पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि उनका जीडीपी जो है ज्यादा है और पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो जब न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम होगा तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और उनका पॉपुलेशन और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? उनका जो पर कैपिटा इनकम है और इंक्रीज होगा, लोगों के पास बहुत पैसे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर देखिए, दुनिया के जो पूरेस्ट कंट्रीज है उनका ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम जो है काफी कम है, क्योंकि उनकी जीडीपी काफी कम है कि नहीं? अब क्या होने वाला है पूरेस्ट कंट्रीज में? उनका न्यूमरेटर तो ऑलरेडी कम है, ये जो डिनोमिनेटर है पॉपुलेशन वाला, ये इंक्रीज होने की वजह से उनका जो पर कैपिटा इनकम है और डिक्रीज होगा। या फिर सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं दोस्तों, जो पूरेस्ट कंट्रीज में इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से लोगों के पास जॉब नहीं होगा, फिर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, ठीक है? सो ग्लोबली दिस डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट्स टू द गैप बिटवीन नॉर्थर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ नॉर्थर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप ग्लोब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, वो आपको ग्लोब का सथेन पार्ट में देखने को मिलेगा, बेसिकली अर्थ का सथेन हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। आपने ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में सुना होगा ना,
वो बेसिकली जितने डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एक यूनियन है, कोऑपरेशन है, ठीक है। तो देखा जाएगा तो आजकल ये जो पॉवर्टी है ना, ये ज़्यादा आपको सथेन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। So within the south, disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so. अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में भी सारे कंट्रीज की हालत एक जैसा नहीं है। कुछ कंट्रीज है जो अपना पॉपुलेशन को अच्छी तरह मैनेज किया है और उनका इनकम भी सही तरह मैनेज किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सदर्न हेमिस्फीयर में भी बहुत सारे कंट्रीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, है कि नहीं। ये सारे मतलब उनका हाई पर कैपिटा इनकम भी है और उधर पॉवर्टी वाला इशू भी ज़्यादा नहीं है। पर सदर्न हेमिस्फीयर में बाकी सारे कंट्रीज अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में पॉवर्टी वाला इशू है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, नॉर्थर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो गैप है ना, उसका मेन रीजन ये इनकम डिस्पैरिटी है। क्योंकि जो नॉर्थर्न कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है और उनके पॉपुलेशन को भी वो सही तरह कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से उधर के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम वगैरह अच्छा है। वेरास सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ, एक तो जीडीपी ऑलरेडी कम है, इनकी इकोनॉमी अलग अलग रीजंस की वजह से अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैक्सिमम आपको कॉलोनाइज्ड एस्टवाइल कॉलोनाइज्ड कंट्रीज देखने को मिलेगा जिनकी इकोनॉमी को यूरोपियंस ने ऑलरेडी खराब करके चले गए थे, है कि नहीं। ऊपर से सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्थर्न एंड सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ टेक प्लेस इन सब सहारन अफ्रीका विच इज ऑल्सो द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पॉवर्टी का और एक मेन रीजन है दोस्तों, अगर एक कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर वो कंट्री के ऊपर दूसरे कोई कंट्री अटैक कर रहा है, अगर वार चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर एक इनसिक्योरिटी तो होगा ही। पॉवर्टी का वन ऑफ द मेन रीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में पॉवर्टी कितना आप सबको मालूम है दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले कई सालों से वार ही वार चल रहा है, प्रॉब्लम्स ही चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं। तो इधर क्या बताया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ टेक प्लेस इन सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका मतलब जो सहारा डेजर्ट के नीचे जितने कंट्रीज है उन्हें आप सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज बोल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे दुनिया में जितने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसमें मेजोरिटी सब सहारन अफ्रीका में चल रहा है। इसी वजह से सब सहारन अफ्रीका जो है दुनिया के पुअरेस्ट रीजन है, ठीक है। एंड एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी मोर पीपल वेर बीइंग किल्ड इन वार्स इन दिस रीजन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। तो सब सहारा रीजन में सबसे ज्यादा लोगों का डेथ हुआ है दोस्तों। दूसरे कहीं से भी आप कंपेयर कर लो, 21st सेंचुरी की शुरुआत से सबसे ज़्यादा डेथ अलग अलग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो सब सहारन रीजन में हुआ है। तो कुल मिला के ग्लोबल पॉवर्टी आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है। अगला डिस्कस करते हैं। अगला है लार्ज स्केल माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन जो है पॉवर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में पॉवर्टी का इशू है। अब ये पॉवर्टी की वजह से उधर के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं रिच कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें पता है अपनी होम कंट्री में रहने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है। फिर उधर रह के वो क्या करेंगे, तो एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो माइग्रेट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की तरफ, ठीक है। अब इसी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस भी हुआ है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, देखिए जब एक पुअर कंट्री से लोग माइग्रेट होके रिच कंट्री में जाएंगे, अगर 1 2 3 4 आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर इधर क्या हो रहा है दोस्तों, लाखों माइग्रेंट्स पहुंच जाता है एक एक कंट्री में। तो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री के जो लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। इसी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस वगैरह हुआ है। नाउ इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। अब देखिए आपको समझना है दोस्तों, जब लोग अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं ना, उन्हें आप माइग्रेंट्स बोल सकते हैं। पर माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज के बीच में फ़र्क है दोस्तों। माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो वॉलंटरली अपने मन से अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके सेटल होते हैं, मतलब एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पर रेफ्यूजीज क्या है, रेफ्यूजीज आर दोज हु फ्ली फ्रॉम वार, नेचुरल डिसास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। मतलब एक कंट्री में वार की वजह से, नेचुरल डिसास्टर की वजह से, पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से, डर के मारे जो लोग उधर से भाग जाते हैं ना, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें आप रिफ्यूजीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब
अलग अलग इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, ये सब के हिसाब से कंट्रीज़ को रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली जब कोई रेफ्यूजी आते हैं तो एक कंट्री जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें उधर प्रॉपर्टी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्हें कुछ डिटेंशन सेंटर्स में या फिर रेफ्यूजी कैंप्स में वो लोग डाल देते हैं, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। पर देखा जाएगा तो कंट्रीज़ के पास एक ऑप्शन है जब माइग्रेंट्स की बात आते हैं, मतलब जो वॉलंटियरली अपने कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हैं ना, तो माइग्रेंट्स के साथ एक एक कंट्री जो है अलग अलग स्टैंड्स ले। मतलब देखिए, एक कंट्री अपना एक पॉलिसी बना सकते हैं कि वो लार्ज स्केल माइग्रेशन को अलो नहीं करेंगे। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट भी इसी तरह एक डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में आजकल बहुत सारे माइग्रेशन हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे लोग एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए यूनाइटेड किंगडम आ रहे हैं, जिसकी वजह से उधर का जो लोग है उनकी अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है। इसलिए जो प्रेजेंट यूनाइटेड किंगडम का गवर्नमेंट है वो एक डिसीजन लेने वाला है माइग्रेशन से रिलेटेड। और देखिए, the world refugee map tallies almost perfectly with the world conflicts map because wars and armed conflicts in the south have generated millions of refugees seeking safe haven। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, वर्ल्ड रेफ्यूजी मैप को अगर आप वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मैप के साथ कंपेयर करोगे, वर्ल्ड रेफ्यूजी मैप का मतलब क्या होता है, मतलब अभी तक कितने रेफ्यूजीज जनरेट हुआ है, उसे आप वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मैप के साथ कंपेयर करोगे, मतलब अभी तक दुनिया में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, तो आपको दोनों के बीच में एक परफेक्ट टैली देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जब वार होता है, तब जाके रेफ्यूजीज जनरेट होता है। तो अलग अलग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज ऑलरेडी जनरेट हुआ है दोस्तों, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। 1990 से लेके 1995 तक 70 स्टेट्स वेर इन्वॉल्व्ड इन 93 वार्स विच किल्ड अबाउट 55 लाख पीपल। तो देखिए दोस्तों, केवल 5 सालों में 1990 से लेके 1995 तक 70 कंट्रीज में 93 वार्स हुआ था, जिसकी वजह से 55 लाख लोगों का डेथ हुआ था। अब देखिए, इतने सारे लोगों का डेथ जब होगा तो उनके जो दोस्त है, फैमिली है, वो सब डर जाएंगे ना। उनको ये लगेगा उधर रहने से उनका भी डेथ होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एरिया छोड़ के भाग जाएंगे। उन्हें ये भी पता होगा उस कंट्री में रहने से खतरा है, इसलिए वो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में भाग जाते हैं एक बेटर लाइफ के लिए। जैसे कि सीरिया से कितने रेफ्यूजीज पहुंच गए थे यूरोप में, ये बात आपको पता है दोस्त। नाउ इधर एक ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, जहां पे आपको पता चलेगा वेयर द वर्ल्ड्स डिस्प्लेस्ड पीपल आर बीइंग होस्टेड। जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन्हें कहाँ पे होस्ट किया हुआ है सबसे ज़्यादा, तो 30% अफ्रीकन कंट्रीज में है, 26% मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में है, 17% यूरोप, 16% अमेरिकास एंड 11% एशिया एंड अफ्रीका। तो कुल मिला के इधर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, आजकल ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है, पॉवर्टी की वजह से, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से, या फिर कोई नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से, या फिर सिविल वार की वजह से, ये मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री के जो लोग हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए जो कुछ भी है वो कम हो जाएगा ना, वो बांटना पड़ेगा। ऊपर से जो रिसोर्सेज है उनके पास, फूड रिसोर्सेज है, वो भी कम होने का चांसेस है, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे फिर ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब हमें एक ब्रॉड बेसिस में देखना पड़ेगा। जो भी आपके सर्वाइवल के अगेंस्ट है, मतलब आपके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है, वो सब एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा। अब ये माइग्रेंट क्राइसिस एंड रेफ्यूजी क्राइसिस का बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले बोला था माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में फर्क है। माइग्रेंट्स क्या होता है, माइग्रेंट्स जो है अपने मन से होम कंट्री छोड़ के आते हैं, और जो रेफ्यूजीज है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, सर्वाइवल के लिए उन्हें अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में आना पड़ता है। अब ये रेफ्यूजीज को एक कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन होता है। मैंने आपको बोला था ना कि इसके रिगार्डिंग कई सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स वगैरह है कि आपको रेफ्यूजीज के साथ कैसे डील करना है। तो रेफ्यूजीज को बेसिकली वो कैंप्स में डाल देते हैं, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो भी है, ठीक है। वेरस माइग्रेंट्स जो अपने मन से होम कंट्री छोड़ के आते हैं, उन्हें चाहे तो एक कंट्री वेलकम कर सकता है, चाहे तो वेलकम नहीं भी कर सकता है। वैसे देखा जाएगा तो कोई भी कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, लार्ज स्केल माइग्रेशन को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों ज्यादा लोग आने से उनके लोगों के लिए
रिसोर्सेज कम पड़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम पड़ जाएगा, फिर उनके जो लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेंगे कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हमारे कंट्री में हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने रोहिंग्यन के साथ जो किया था, या फिर यूएसए मेक्सिको के साथ जो कर रहा है, ग्रीस टर्की के साथ जो कर रहा है। आपको याद होगा करीब 2 साल पहले एक न्यूज आया था, ग्रीस जो है टर्की से इलीगल माइग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक दीवार बना दिया था। ये देखिए दोस्तों, इधर आपको ग्रीस दिख रहा है, ठीक है, ये टर्की है। अब इस एरिया में से सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, तो इधर ग्रीस ने क्या किया, एक दीवार बना दिया था। वैसे यूएस मेक्सिको वॉर के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है यूएस मेक्सिको बॉर्डर में, इधर भी इन्होंने एक दीवार बना दिया है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी कंट्री इलीगल माइग्रेशन को पसंद नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बताना पड़ेगा, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो स्किल्ड फोर्स के माइग्रेशन को एंकरेज करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम है इलीगल माइग्रेशन से। इलीगल माइग्रेशन मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम यूरोप का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, ये बात आपको मालूम है, और सबसे ज्यादा माइग्रेशन भी यूके में हो रहा है आजकल। अब कुछ लोग यूके में पहुंच जाते हैं बिना कोई क्वालिफिकेशन का, बिना कोई एक्सपीरियंस का, बिना कोई स्किल का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का। अब वो जब उधर पहुंच जाते कैसे भी, उन्हें हेल्प करने के लिए काफी सारे एजेंट्स वगैरह रहता है जो उन्हें पैसे देने से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडजस्ट करके दे देगा। तो इस तरह इलीगल माइग्रेशन बहुत होता है, केवल यूके में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है। तो वो इलीगल माइग्रेशन को कंट्रीज बंद करना चाहता है। एट द सेम टाइम वो स्किल फोर्स का माइग्रेशन को एंकरेज भी करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे जो नर्सेस है, इंडिया में से लाखों नर्सेस ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, यूएस में जाके काम कर रहे हैं। ये बात आपको मालूम है कि नहीं। तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास स्किल है, जिनसे उनकी कंट्री को कोई फायदा मिल जाए। पर ये जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग बस एक बेटर लाइफ के लिए उनके कंट्री में पहुंच जाते हैं, वो ये नहीं चाहते। पर ये भी बताना पड़ेगा, अगर ये स्किल्ड फोर्स का माइग्रेशन भी एक लेवल से ज्यादा होगा, मतलब जितना वो अकोमोडेट कर सकता है उससे ज्यादा आने लगेंगे, तो वो भी एक बर्डन हो जाएगा उन कंट्रीज के लिए। अब ये माइग्रेशन को ऐसे सिक्योरिटी क्राइसिस कंट्रीज देखने का और एक मेजर रीजन है दोस्तों। वो रीजन आपके सामने है। मैं माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं, रिफ्यूजीज की नहीं। देखिए क्या होता है ना, आप सबको पता है हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है आजकल बहुत सारे कंट्रीज में रहते हैं, लार्ज स्केल में लाखों पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा एक एक कंट्रीज में, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो सालों से उधर रह रहा है, उधर के सिटीजन्स बन गए हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका भी जन्म उधर ही हुआ है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है, बेसिकली उधर के सिटीजन्स बन गए हैं, ठीक है। अब जब एक पर्टिकुलर कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो भी सी बात है उनका एक यूनियन रहेगा, उनके फिर डिमांड्स आने लगेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, है कि नहीं। जैसे कि इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इंडियन ओरिजिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम अभी ऋषि सुनाक है, वो इंडियन ओरिजिन का है। आपको क्या लगता है जो इंडिजिनियस यूके पीपल है या फिर जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें ये अच्छा लग रहा होगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे बहुत सारे रेशियल कमेंट्स वगैरह आ रहा था अलग अलग लोगों से। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपने एक नाम कमाया है अच्छा काम करके तो ये रेशियल कमेंट्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी देखिए हमेशा क्या होता है ना, एक सेकंड क्लास सिटीजन का टैग इंपोज किया जाता है। वैसे आजकल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो सेकंड क्लास सिटीजन बोल रहे हैं ना, उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक दिन ऐसे आ जाएगा एक कंट्री में उस कंट्री के ओरिजिन के लोग कम होंगे और जो माइग्रेंट्स है उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो ये डर सारे कंट्रीज के ऊपर है। ऊपर से जब दूसरे कंट्री के लोग उनके गवर्नमेंट में आ जाएंगे, फिर उनके ऊपर राज करने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको थोड़ा टेंशन तो होगा ही। एक बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी ये रहता है ना, भले एक पर्सन उस कंट्री का सिटीजन बन भी जाए तभी उनको एक अलग नजर से देखा जाता है। तो जो भी है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है दोस्तों, चाहे वो स्किल्ड वर्कफोर्स का माइग्रेशन हो, नॉन स्किल्ड वर्कफोर्स का माइग्रेशन हो या फिर इलीगल माइग्रेशन हो, तो उस कंट्री के लिए वो एक सिक्योरिटी क्राइसिस है आज के डेट में, या फिर वो कंट्रीज उसे ऐसे सिक्योरिटी क्राइसिस कंसिडर किया जाता है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो दोस्तों दैट्स इट, अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले क्लास में हम अगला सिक्योरिटी क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज हेल्थ एपिडेमिक्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।